हेलो बच्चों, यू आर वंस अगेन विद आशु अरोड़ा, टीचर ऑफ एपीएस। यस स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा 9th क्लास का चैप्टर जो हमारा कंटिन्यू था, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। इसका नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ द डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन जर्मनी। क्लियर कि जर्मनी में डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन कैसे हुआ। ओके तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पिछली वीडियो का एक ओवरव्यू लेंगे। वो क्या है कि आप पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, हिटलर राइज टू पावर के हिटलर पावर में कैसे आया। उसने एक पार्टी जो है ज्वाइन की थी, उसके बाद उसे टेक ओवर कर लिया था और पार्टी का नेम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। एंड आफ्टर सम टाइम दिस पार्टी केम टू बी नोन एज द नाजीज पार्टी। तो इस नाजी पार्टी का वो लीडर बन गया और दिस इज़ द लार्जेस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी एट दैट टाइम। ओके, तो अब हिटलर ने जर्मनी का डिस्ट्रक्शन, डेमोक्रेसी का डिस्ट्रक्शन कैसे किया देखिए। ऑन 30 जनवरी 1983 प्रेसिडेंट जो उस टाइम में जर्मनी के प्रेसिडेंट थे, उनका क्या नेम था, हिंडनबर्ग, ऑफर्ड द चांसलरशिप the highest position in the cabinet of ministers to Hitler। मीन्स उस टाइम में जो पॉलिटिक्स में जो मेन जो पोजीशन थी, मेन पोजीशन का मतलब है कि जो उस टाइम पे हमारी मेन पोजीशन थी प्रेसिडेंट के पास। ठीक है, प्रेसिडेंट ने हिटलर को चांसलरशिप ऑफर की थी। चांसलरशिप मीन्स द हाईएस्ट पोजीशन इन द कैबिनेट, मीन्स पॉलिटिकल हेड बना दिया हिटलर को। अब हिटलर को जब पॉलिटिकल हेड बनाया तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, बिकॉज हिटलर हैड द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। देन अब लार्जेस्ट पार्टी जिसकी होती थी उसे ये पोजीशन मिल जाती थी और हिटलर की वो लार्जेस्ट पार्टी थी, तो हिटलर को वो चांसलरशिप जो है मिल गई। अब उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती थी, अब देन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू होम, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिससे ये जो पोस्ट ऑफर की जाती थी वो किस लिए ऑफर की जाती थी कि और क्यों ऑफर की जाती थी, बिकॉज वो लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होता था। जो पर्सन, ठीक है, लार्जेस्ट पार्टी का लीडर होता था उस टाइम में जर्मनी में, उसे चांसलरशिप जो है वो ऑफर की जाती थी, हाईएस्ट पोजीशन पॉलिटिक्स में। उसके बाद नाउ हिटलर हैज़ द पावर, अब हिटलर के पास पूरी पावर मिल गई थी एंड ही स्टार्टेड डिसमेंटलिंग डेमोक्रेसी। अब उसने डेमोक्रेसी को डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। कैसे देखिए, अब मिस्टीरियस फायर इन जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग, जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक मिस्टीरियस फायर हुई थी। ठीक है, फायर अटैक किया गया था। अब उस टाइम में वहाँ पे किसी को नहीं पता था ये फायर अटैक किसने किया, कैसे किया, क्यों हुआ, कब हुआ। ठीक है, अब इसका क्या रिजल्ट था, अब ये अटैक बाद में डिस्क्लोज हो गया था। ये अटैक किसने करवाया था, खुद हिटलर ने। अब आप ये देखिए, अपनी ही कंट्री के हाईएस्ट पोजीशन में होने के बावजूद भी हिटलर ने अपनी कंट्री में ये अटैक क्यों करवाया था, क्योंकि वो ओपोनेंट पार्टी को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना चाहता था, जिससे कि ओपोनेंट पार्टी को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए और वो क्या हो जाए, आउट ऑफ द मतलब रनिंग से आउट ऑफ रनिंग हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ था, फायर डिक्री ऑफ 28 मार्च 1933। फायर डिक्री क्या होता है, जो हमारा ऑफिशियल ऑर्डर होता है। एंड डिक्री का मीनिंग होता है कि ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय द रूलर, मीन्स फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 को हिटलर ने, डिक्री मीन्स ऑफिशियल ऑर्डर, उस एक रूलर तो वो बन ही चुका था कंट्री का, तो एक ऑर्डर और पास कर दिया उसने। सारे के सारे सिविक्स राइट जो थे, लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड असेंबली, सबको क्या कर दिया, सस्पेंड कर दिया। मीन्स उनको भी ख़त्म कर दिया कि किसी भी पर्सन के पास, कंट्री में लोगों के पास इस टाइप के राइट्स नहीं होने चाहिए। मीन्स उसने लोगों की एक तरह से फ्रीडम को ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके पास खुद के पास राइट्स आ गए थे। और मेन जो उसने राइट्स रखे थे वो नाजीज़ के लिए ही रखे थे, सभी नाजीज़ को उसने राइट दिए थे, बट वैसे आम पब्लिक के लिए राइट जो थे वो क्या कर दिए थे, उसने डिस्ट्रक्ट कर दिए थे। उसके बाद है परसिक्यूशन ऑफ पीपल एट कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। मीन्स जैसे फॉर एग्जाम्पल है हमारा द रेस्पिरेशन ऑफ कम्युनिस्ट, मीन्स उसने सभी लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप के लिए भी इकट्ठे होने से भी मना कर दिया। ठीक है, उसके बाद है एनेबलिंग एक्ट ऑफ
3 मार्च 1933। अब 1933 में एक एक्ट बनाया गया जिसके तहत क्या हुआ, इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी। जर्मनी में डिक्टेटरशिप इस्टेब्लिश हो गई। अब आप ये देखिए, अब वो 30 जून 1933 को तो प्रेसिडेंट मतलब चांसलरशिप उसे मिली थी, और 3 मार्च 1933 मीन्स कितना टाइम हुआ, लगभग भी अगर हम लगाएं 1 मंथ हुआ था, ओनली फैब निकला था ना उसका। और 3 मार्च को क्या कर दिया उसने, एक एक्ट इनेबल कर दिया था, उसमें डिक्टेटरशिप जर्मनी में इस्टेब्लिश हो गई थी। डिक्टेटरशिप, अब आपको पता है कि जर्मनी कौन था, एक डिक्टेटर था। उसके बाद हिटलर कैन साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल ऑफ डिग्री। अब हिटलर के पास, हिटलर कौन था, वो डिक्टेटर बन गया था जर्मनी का। अब हिटलर क्या कर सकता, पार्लियामेंट जो भी वहाँ की थी, ठीक है, राइस्टांग जो थी वो उससे क्या कर सकता था, साइडलाइन मीन्स उसने उसे साइड पे कर दिया, खत्म कर दिया। एंड रूल बाय डिग्री, डिग्री मीन्स वो एक रूलर बन गया था, और जो रूल चलता था उस टाइम में हिटलर का ही चलता था। देन पॉलिटिकल पार्टीज एंड ट्रेड यूनियंस वर बैंड एक्सेप्ट फॉर नाजिस पार्टी। यस, कंट्री में और इनके जर्मनी में और पॉलिटिकल पार्टीज और ट्रेड यूनियंस पे बैन लगा दिया गया। कोई भी पर्सन जो है अपनी ट्रेड यूनियन और पॉलिटिकल पार्टी जो है नहीं इस्टेब्लिश कर सकता था, सिर्फ नाजी पार्टी को छोड़कर। देन इकोनॉमी, मीडिया, आर्मी एंड जुडिशरी वॉज अंडर द स्टेट। अंडर द स्टेट मीन्स वो सारा का सारा किसके कंट्रोल में आ गया था, हिटलर के। इनके सारे की सारी जो कंट्री थी जर्मनी थी वो हिटलर के कंट्रोल में आ चुकी थी। नेक्स्ट, वर अब सब कुछ यहाँ हिटलर ने कंट्रोल में अपने अंडर कर लिया था। उसके बाद ये क्वेश्चन अराइज होता है, वर पीपल हैप्पी विद दिस। ऐसा करने से क्या लोग खुश थे? पहले भी लोग खुश नहीं थे। किससे? वाइमर रिपब्लिक से। अब वो चाहते थे कि कोई पर्सन ऐसा आए उन्हें इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से क्या करे, फ्रीडम दिलवाए। अब हिटलर आया, अब लोगों को वहाँ पे डेमोक्रेसी भी पसंद नहीं थी, अब यहाँ पे लोगों को डिक्टेटरशिप भी पसंद नहीं थी। तो वर पीपल हैप्पी विद दिस, तो आपका आंसर होगा नो। क्यों नहीं खुश थे? अब आप ये देखिए। देन हाउ दे वर कंट्रोल्ड। अब ये देखिए कि अब लोग खुश नहीं थे। क्लियर? अब लोग खुश क्यों नहीं थे? क्योंकि हिटलर ने सब कुछ क्या कर लिया था, अपने अंडर कर लिया था। अब लोग क्यों नहीं खुश थे? क्योंकि हिटलर ने सब कुछ अपने अंडर कर लिया था। अब हिटलर ने ऐसा किया कैसे, मतलब लोगों को कंट्रोल कैसे किया? हाउ दे वर कंट्रोल्ड मीन्स, दे मीन्स है यहाँ पे पीपल। उसने लोगों को कैसे कंट्रोल किया? देखिए, स्पेशल सर्विलेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, ठीक है। स्पेशल सर्विलेंस होता है जो वॉच करने के लिए स्पेशल टीम अपॉइंट की जाती है, और सिक्योरिटी फोर्सेस को उसने अपॉइंट किया। सिक्योरिटी फोर्सेस मीन्स जो उस टाइम में हिटलर के अकॉर्डिंग लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती थी, उसने स्पेशल सर्विलेंस मीन्स एक स्पेशल टीम अपॉइंट कर दी। नेक्स्ट, वो ऐसा क्यों करा उसने? टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन द वे नाजी वांटेड। नाजी जिस टाइप से चाहते थे वो सोसाइटी में वैसा ही कंट्रोल और ऑर्डर जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया उसने। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हु कीप वॉच। अब इन सब के ऊपर वॉच कौन रख रहा था? अब इन सबको कौन देख, मतलब अब उसने इतना कुछ सर्विलेंस और जो थी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस उसने अपॉइंट की थी, इन सबको वॉच कौन कर रहा था? रेगुलर पुलिस वॉच कर रही थी, और ऐसे भी स्टॉर्म ट्रूपर्स थे वो इन्हें वॉच कर रहे थे, ठीक है, जो सर्विलेंस टीम थी हमारी। अब उसके बाद उसने क्या किया था? अब रेगुलर पुलिस में और ऐसे में कौन इंक्लूड होता है? गेस्टेपो मीन्स सीक्रेट स्टेट पुलिस होती थी, और एसएस द प्रोटेक्शन स्क्वाड्स होते थे, और क्रिमिनल पुलिस होती थी, और सिक्योरिटी सर्विसेज होते थे। ये सब किसे वॉच कर रहे थे? ये वॉच कर रहे थे हमारे सर्विलेंस को एंड सिक्योरिटी फोर्सेस को। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस विद एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स मेड नाजी एज द मोस्ट ड्रेडेड क्रिमिनल स्टेट। अब ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस है, जो फोर्सेस उसने अपॉइंट कर दी थी, इससे कॉन्स्टिट्यूशन को एक्स्ट्रा पावर तो मिल गई थी, जिसने नाजीज को क्या बना दिया था? नाजीज को एक्स्ट्रा पावर दे दी थी, और जर्मनी उस टाइम में क्रिमिनल स्टेट में चेंज हो गया था। क्लियर? क्योंकि ये सब किसके फेवर में हो रहा था? नाजीज के फेवर में हो रहा था, लोगों के फेवर में तो नहीं हो रहा था ना, जो उसकी पार्टी के लोग थे उनके फेवर में हो रहा था। तो ये नाजीज को तो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिल गई थी, नाजी को पावरफुल बना दिया गया था, बट क्रिमिनल स्टेट क्रिमिनल स्टेट में कन्वर्ट कौन हो गया था? जर्मनी हो रहा था। देन टॉर्चर, अरेस्ट विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, ये सब किसका रूल बन गया था? गेस्टापो का। गेस्टापो जो है लोगों को टॉर्चर कर रहे थे, उन्हें अरेस्ट कर रहे थे विदाउट एनी रीजन और विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर।
उसके बाद द पुलिस फोर्सेस एक्वायर्ड पावर टू रूल विद इम्प्यूनिटी। पुलिस फोर्सेस जो है उन्हें पावर मिल गई थी किसके लिए? टू रूल विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है कि एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, मीन्स पुलिस जो चाहती थी, जिस किसी को भी चाहती थी वो पनिश कर सकती थी। अगर कोई उनका अपना पर्सन होता था उसे छोड़ देती थी, मीन्स रूल विद इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी होता है एग्जाम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, मीन्स अपनी मर्जी से पनिशमेंट से उन्हें छुटकारा दे देना। तो ये पुलिस करती थी। जो नाजिज होते थे उन्हें रूल विद इम्प्यूनिटी उनके साथ करती थी और लोगों के साथ को क्या करती थी? वो पनिश करती थी। क्लियर? ये तो था हमारा डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी इन जर्मनी। उसके बाद हमारा, अब डिस्ट्रक्शन तो हो रहा था नो डाउट, लेकिन डिस्ट्रक्शन ये हिटलर किसके लिए कर रहा था? हिटलर जर्मनी में चेंज चाहता था। चेंज क्यों चाहता था? कि जर्मनी जब हार गया था फ्रांस से, तो फिर जर्मनी जो है अंडर हो गया था किसके? फ्रांस के अंडर हो गया था। फ्रांस ने उसके ऊपर सारा कंट्रोल कर लिया था, जैसे कि हमने पहले वीडियोस में देखा, राइनलैंड को, रूअर एरिया को फ्रांस ने कंट्रोल कर लिया था। अब जर्मनी, अब ऐसा कुछ करके जर्मनी में कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा था, मींस डिस्ट्रक्शन तो हिटलर ने बढ़ा दिया था, लेकिन इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि कंट्री जो है हिटलर ने किस टाइप से रिकंस्ट्रक्ट करने का डिसीजन लिया। अब नो डाउट हम सब ये जानते हैं कि कोई भी इकॉनमी है वो रन कैसे करती है? पावर कम्स विद मनी। कंट्री में रन कैसे करेगी? मनी से, और मनी उस टाइम में जर्मनी में है नहीं थी। ठीक है, उसको थोड़ी बहुत हेल्प जो यूएसए से मिल रही थी डॉन सिस्टम के थ्रू, लेकिन वो भी जब उसकी अमेरिका में यानी कि यूएसए में जब एक्सचेंज वर्ल्ड उनका ख़त्म हो गया था, जो उनकी स्टॉक एक्सचेंज थी, तो उसने वो भी हेल्प देना बंद कर दिया था। अब हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिस्ट जल्मर शैचट, इसको अपने हिसाब से हर एक पर्सन प्रोनाउंस कर देता है, तो आप जैसे भी हो वो प्रोनाउंस कर सकते हो। इसको कई लोग हजलमर भी कहते हैं इसे, कई लोग जलमर भी बोलते हैं, एच को साइलेंट कर देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं आप इसको कैसे प्रोनाउंस करते हो। तो हिटलर ने ये ड्यूटी जो है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उस टाइम में जर्मनी के एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे जल्मर शैचट को दे दी। ओके, और अब आपको पता है जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कंट्री की इकोनॉमी के बारे में पूरी नॉलेज रखते हैं कि कब डिप्रेशन में इकोनॉमी आई थी, कब हाइपर इन्फ्लेशन हुआ था, इस टाइप से। तो ये सब की नॉलेज जो है इकोनॉमिस्ट को रहती है। तो उसने ये जो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट थे वहाँ पे फेमस इकोनॉमिस्ट थे जल्मर शैचट को अपॉइंट कर लिया, उनको ये ड्यूटी दे दी। उसके बाद व्हाट वाज डन बाय हिम, मीन्स अब ये जो जल्मर शैचट ने इसके बाद क्या किया देखिए, he aimed at the full production and the full employment through a state funded वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब आप ये देखिए, अब उस टाइम में वहाँ पे लोगों के पास पूरा काम नहीं था क्योंकि पैसा नहीं था। तो वहाँ पे उस टाइम पे हिटलर ने ये सोचा कि वहाँ के लोगों की फुल प्रोडक्टिविटी को यूज़ किया जाए, और यूज़ कैसे करेंगे जब उनके पास पैसा होगा। और पैसा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि स्टेट ही पैसा लगाएगा, मीन्स कंट्री जो है वो पैसा लगाएगी तो प्रोडक्शन होगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और प्रोडक्शन होने से यानी कि स्टेट फंडेड वर्क प्रोग्राम उन्होंने क्रिएट किया। स्टेट फंडेड वर्क प्रोग्राम का मीनिंग है स्टेट पैसा लगाएगा, पब्लिक वर्क करेगी, वर्क करने से प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन करने से एम्प्लॉयमेंट आएगी। ठीक है, ऐसे इकोनॉमी हमारी रिकंस्ट्रक्ट हो सकती है। ये किसने, जो हमारे इकोनॉमिस्ट थे जल्मर ने ये एक सजेशन दिया। नेक्स्ट क्या कहा उन्होंने, प्रोड्यूस्ड जर्मन सुपर हाईवेज एंड पीपल्स कार द वॉक्सवैगन। अब आप ये देखिए, दूसरा उन्होंने क्या कहा कि उस टाइम में जर्मनी में सुपर हाईवेज जो है वो कंस्ट्रक्ट किए जाने चाहिए। सुपर हाईवेज कंस्ट्रक्ट करने का मेन रीज़न क्या था कि वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन था वो इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था और कंट्रीज़ में। क्लियर, तो ये था मेन मोटिव। और जो हमारी कंट्री में भी गाड़ी आती है वॉक्सवैगन, वो क्या है, इंपोर्टेड कार है, हमें ये तो पता नहीं है ना कहाँ से, किस कंट्री की गाड़ी है, वो कहाँ से इंपोर्ट की जाती है, वो जर्मनी की ही है। तो जिससे लोग जो है इजीली वहाँ पे वॉक्सवैगन गाड़ी बनती थी तो लोग इजीली वहाँ से क्या कर सकते थे, इंपोर्ट कर सकते थे। उसके बाद है हमारा, अब भी देखिए इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए तो
जो जर्मन शैचर्ड थे उन्होंने ये सजेशंस दे दिए थे कि फुल प्रोडक्शन होना चाहिए, मीन स्टेट फंडेड वर्क प्रोग्राम जो है वो किया जाना चाहिए, और फिर उसके बाद जो है सुपर हाईवेज को कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। अब लेकिन इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। ये आपकी बुक में एक्स्ट्रा एक अलग से टॉपिक नहीं है, बट ये टॉपिक आपकी जो इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन है उसी में ही ऐड है। ओके तो आप ये देखिए, अब पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन कैसे हुआ। हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस इन हिज फॉरेन पॉलिसी। अब उसकी फॉरेन पॉलिसीज में हिटलर को नो डाउट काफ़ी सारी पावर तो मिल गई थी। पावर मिलने का मीनिंग क्या हुआ कि हिटलर को लोग पसंद करने लगे? नहीं, ऐसा नहीं था। उसे अपनी पॉलिटिक्स में भी रिकंस्ट्रक्ट करना था। अब वो कैसे करता देखिए, अब वो कैसे कर सकता था। ये पुल्ड जर्मनी आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीग ऑफ नेशंस थी उसने जर्मनी को वहाँ से बाहर करवा दिया मीन्स जर्मनी जो है लीग ऑफ नेशन से आउट हो गया। नेक्स्ट रीऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936 में उसने राइनलैंड जो कि फ्रांस के कंट्रोल में था, वो हम जर्मनी का एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेंटर भी था, राइनलैंड को अपने कंट्रोल में कर लिया दोबारा से 1936 में। 1933 में जर्मनी ने अपने आप को बाहर कर लिया था लीग ऑफ नेशन से, मतलब और कंट्रीज़ के साथ जो जर्मनी का ट्रेड चलता था, मेंबरशिप थी वहाँ से जर्मनी बाहर हो गया। हिटलर ने उसे बाहर कर दिया, फिर राइनलैंड के ऊपर को भी रीऑक्यूपाई कर लिया 1936 में। देन इंटीग्रेट ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ऑस्ट्रिया क्या है? जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है। तो ऑस्ट्रिया और जर्मनी में तो जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं, ऑस्ट्रिया में भी जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं। तो हिटलर ने कहा, वहाँ पे उसने एक स्लोगन दिया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर। मीन्स अगर वन पीपल का मीनिंग क्या है, जर्मन जो स्पीकिंग पीपल हैं वो ऑस्ट्रिया में भी हैं और जर्मनी में भी हैं। तो जब वन पीपल है तो उनके लिए दो एम्पायर की क्या ज़रूरत है? मीन्स ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों रहें? इसका मीनिंग क्या है कि जर्मनी में ही ऑस्ट्रिया को इंक्लूड कर देना चाहिए। उनका मीन्स ऑस्ट्रिया के लोगों का लीडर भी क्या होना चाहिए? हिटलर ही होना चाहिए, वन लीडर होना चाहिए। तो मीन्स जब जर्मन स्पीकिंग ऑस्ट्रिया में भी हैं, जर्मनी में भी हैं, जब लोग सेम है तो एक ही एम्पायर होना चाहिए और एक ही लीडर होना चाहिए। सो ही कैप्चर्ड जर्मन स्पीकिंग सडंटन लैंड फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया। इसलिए चेकोस्लोवाकिया जो जर्मनी का मैंने बताया कि नेबरिंग कंट्री है, उसमें सडंटलैंड चेकोस्लोवाकिया का ही एक पार्ट है। तो उसने जर्मनी, वहाँ पे भी जर्मन स्पीकिंग पीपल रहते हैं, तो उसने क्या कर लिया? उस पार्ट को कैप्चर कर लिया। क्लियर। उसके बाद है वाई इंग्लैंड एंड अदर पावर्स वर अलाउइंग दिस। अब इतना कुछ हिटलर अपनी कंट्री में करता जा रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी इंग्लैंड और अदर कंट्रीज क्या थे? वो साइलेंट थे। एंड वाई दे वर साइलेंट? वो हिटलर को इस टाइप से क्यों अलाउ कर रहे थे? देखिए, उन्होंने ये सोचा कि पहले हिटलर कुछ एक थोड़े बहुत हाथ पैर चला रहा है अपनी कंट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, देन इट्स ओके। वो क्यों? देखिए, अब अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है और बाहर किसी के घर में अगर कोई झगड़ा हो रहा है तो आप उसके झगड़े को सुलझाने के लिए जाते हो? नहीं जाते हो ना। आप ये कहते हो कि उसके घर में हो रहा है तो वो अपने आप सॉर्ट आउट करेगा। इसलिए अभी इंग्लैंड और पावर्स में और कंट्रीज को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। वो कहते हैं कि हिटलर अपनी कंट्री में ये सब कर रहा है तो करे, हमें इससे क्या प्रॉब्लम है जब तक हमारी कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्लियर। तो वाई इंग्लैंड एंड अदर कंट्रीज वर अलाउइंग ऑल दिस, ये क्वेश्चन ये राइज होता था। अभी देखिए, इनडायरेक्ट स्पॉट बाय नॉट स्पीकिंग एनीथिंग अगेंस्ट हिटलर बिकॉज दे कंसिडर्ड वर्साइल्स वर्डिक्ट टू हार्श। क्योंकि उन्हें पता था, वो लोग ये जानते थे जो ट्रीटी ऑफ वर्साई थी वो जर्मनी के फेवर में नहीं थी, और हिटलर अगर कुछ जर्मनी के लोगों के लिए कुछ कर रहा था तो वो कह रहे थे नो इट्स ओके, देन ही शुड डू, उसे ये सब कर लेना चाहिए। क्लियर। तो इसके लिए आपका ये क्वेश्चन बनता है, हाउ जर्मनी वॉज रिकंस्ट्रक्टेड पॉलिटिकली, कैसे रिकंस्ट्रक्टेड हुआ, ये आपका पूरा आंसर बनता है। और इकोनॉमिकली रिकंस्ट्रक्ट कैसे हुआ, तो आपका ये आंसर सारा बनता है इसमें। क्लियर। तो ये था हमारा इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद आपका इसी टॉपिक में ही आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टॉपिक अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, टिल देन बाय। आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से वॉच करना है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर। ओके बाय बच्चों।